हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में पर्यावरण PYQ सीरीज का ये 42वां वीडियो, अर्थात इसके पहले हम जो है 41 वीडियो हम कवर कर चुके हैं। तो आप जो है पुरानी वीडियो जरूर देखिए यदि आपने नहीं देखा है। और हमने ये PYQ यानी आयोग द्वारा पूछे गए जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उन्हें हम कवर कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला सवाल है कि पर्यावरण को कितने घटकों में विभाजित किया गया है। तो पर्यावरण के कितने घटक हैं? इसके 4 घटक होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि पहला तो एक वायुमंडल है, हमारा स्थल मंडल है। इसके बाद बात करें जल मंडल है, और हमारा पूरा जो जीवों का मंडल जो है जैव मंडल है। तो ये जो है, और इसको जीव मंडल भी कहा जाता है, जीव मंडल। तो ये 4 जो हमारे घटक हैं पर्यावरण के, इसे आपको याद रख लेना है। आगे हम बढ़ते हैं। भूमि क्षरण जो है किसके द्वारा रोका जा सकता है? जो सॉइल इरोजन होता है, मृदा क्षरण, शाकाहारी जानवर द्वारा चरने की अनुमति देना। तो इससे यदि जानवर चराई करते हैं तो भूमि क्षरण तो और ज्यादा होता है। भूमि को ढकने के लिए फसलें उगाना, तो ग्रोइंग क्रॉप्स टू कवर द लैंड, तो लैंड को कवर करने के लिए फसलें उगाना, तो ये एक तरीका अच्छा हो सकता है, बिल्कुल अच्छा। तो फसलें उगाएंगे तभी उसका क्या है, भूमि क्षरण कम होगा, क्योंकि जो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं। मिट्टी की उर्वरता घटाना, तो ये नहीं होगा। उर्वरता बढ़ाना, तो हम केवल यदि कोई बंजर जमीन है, मृदा क्षरण क्षरण युक्त जमीन है, केवल हम उसमें खाद वगैरह डाल देंगे तो उससे वहां की जमीन नहीं अच्छी होगी, जब तक हम उसमें फसलें नहीं उगाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है, कि जो वाटर क्रॉप जो है, ग्रोइंग क्रॉप्स टू कवर द लैंड, ये हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टीम जो टीचिंग है, द स्टेप ऑफ टीम टीचिंग, दल शिक्षण का सोपान क्या है? तो केवल योजना है, योजना संगठन है, मूल्यांकन। इसमें तीनों होता है, प्लानिंग करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, और बाद में मूल्यांकन करना पड़ता है। टीम टीचिंग क्या कहलाती है? जहां में दो या दो से अधिक जो शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हैं। अब इसके कई तरीके हो सकते हैं। एक साथ भी पढ़ा सकते हैं टीचर, दो या दो से अधिक टीचर यदि एक साथ पढ़ाते हैं तो और अच्छा रहता है। एक हेल्प करता है पढ़ाने में, एक एक्टिविटी कराता है। ये दो से अधिक टीचर अलग अलग पीरियड वाइज पढ़ा सकते हैं, और या एक साथ भी पढ़ा सकते हैं। तो ये इसके कई तरीके हैं टीम टीचिंग के। इसका जो सही उत्तर है वह है योजना, संगठन और मूल्यांकन। आगे हम बढ़ते हैं। घरेलू स्तर पर मानव मानव मल का प्रबंधन, मतलब मानव मल मतलब ह्यूमन, जो आपका ह्यूमन फेसेस मैनेजमेंट है, शौचालय या शौचालय तक पहुंच, इसको किसके रूप में संदर्भित किया गया है? इसको हम बेसिक सैनिटेशन कहते हैं, बुनियादी स्वच्छता के रूप में इसे जाना जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? तो आपको पता होगा कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के चरण बताए हैं, और उसमें जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जो आपकी 7 से 11 साल की है, उसमें बच्चे जो हैं जैसे वस्तुओं, जो भौतिक चीजें हैं, ये क्या लिखा है, वस्तुओं और घटनाओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। हालांकि इसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है। इसमें जो बच्चे अमूर्त चीजें हैं, वस्तु और घटना तो ये तो भौतिक चीजें हो गई जो दिखती हैं, अमूर्त चीजों के बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं। तो चूंकि ये प्रश्न था हमारा मूर्त चीजों के लिए, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक अकार्बनिक पदार्थ नहीं है? अकार्बनिक पदार्थ नहीं है मतलब वो एक कार्बनिक पदार्थ है, और कार्बनिक पदार्थ का मतलब है उसमें कार्बन तत्व होना चाहिए। तो कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये तत्व तो अलग से ही हैं और इसमें कार्बन नहीं होता है। वहीं प्रोटीन में कार्बन होता है, क्योंकि प्रोटीन क्या होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, उनके क्या है, समूह होते हैं बहुत सारे। और अमीनो अम्ल में जो है ये सारे तत्व आपके पाए जाते हैं, चाहे कार्बन हो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये तत्व जो है अमीनो एसिड में पाए जाते हैं, और इसी से मिलकर के हमारा प्रोटीन बनता है। तो प्रश्न के नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। आगे हम बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
आपको पता होगा इसे फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। और यह प्रक्रिया अभी नहीं, हमारे कई जो है पुराने जमाने से चली आ रही है। सिंपल एग्जांपल बताऊं मैं, जैसे नमक का उपयोग किया जाता है खाद्य संरक्षण में। कैसे? हम लोग जैसे अचार रखते आ रहे हैं पुराने समय से, और भी पदार्थ हैं, तो नमक का उपयोग होता है तो वो क्या हो जाता है, लंबे समय तक उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। वहीं शक्कर का उपयोग, जैसे मुरब्बा बनाते हैं आंवले का, उसका जो है हम रख सकते हैं, जेली बनाते हैं। और इसी तरह से और भी चीजें रहती हैं। जैसे फलों को जो है पकाने के लिए आपके लिए बहुत सारे तत्व आते हैं। जैसे सोडियम एक बेंजोएट है, सोडियम बेंजोएट, इसका उपयोग किया जाता है बहुत ज्यादा। कैसा? जैसे कोल्ड ड्रिंक के लिए किया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स के संरक्षण के लिए। इवन जो फ्रूट जूस होता है उसका भी संरक्षण इसके द्वारा किया जा सकता है, सोडियम बेंजोएट के द्वारा। तो ये उत्तर सही है, खाद्य संरक्षण। आगे हम बढ़ते हैं कि कोई भी पदार्थ जो मुंह द्वारा ग्रहण किया जा सके और शरीर के लिए उपयोगी होता है, वो उसे हम कहते हैं भोजन। तो ये भोजन की परिभाषा लिखी हुई है, जो ऊपर दिया है, ये भोजन की परिभाषा है कि मुंह द्वारा हम ग्रहण कर सकते हैं और शरीर के लिए उपयोगी है, उसी को हम क्या कहेंगे, वही हमारे लिए भोजन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके शरीर में विटामिन और खनिज की आवश्यकता क्यों होती है? और विटामिन और खनिज, आपको पता है कि विटामिन युक्त पदार्थ जैसे हम फलों सब्जियों दूध खाते हैं तो उससे क्या मिलता है, उससे ऊर्जा तो है ही साथ में, लेकिन ये चय अपचय प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। ये ज्यादा सही उत्तर है कि जो खनिज हैं और विटामिन हैं। अब चय अपचय क्या कहलाती है? चय और अपचय प्रक्रिया किसे कहते हैं? एक होती है अपचय प्रक्रिया और एक होती है उपचय, और इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, चय उपचय प्रक्रिया। पहली बात आप इसको समझिए, अपचय का मतलब होता है कि बड़े बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना। जैसे जो हमारी पाचन क्रिया है पूरी, क्या होता है इसमें, बड़े अणु टूटकर छोटे अणु में, उससे क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा हमें शरीर को मिलती है। और उपचय क्या कहलाता है, ये छोटे छोटे अणु जो है मिलकर के बड़े अणु बन जाते हैं। जैसे हमारी मांसपेशियों का निर्माण। तो क्या होता है कि यदि हम विटामिन और खनिज पदार्थ खाते हैं तो ये प्रक्रियाएं फास्ट हो जाती हैं, कि हमारी जो पाचन प्रक्रिया हो गई, चाहे हमारी मसल्स का बनना हो, रिपेयर करना हो, इन्हीं प्रक्रिया को बोला जाता है चय उपचय या मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए भी कि चय अपचय प्रक्रिया क्या है, यानी कि पाचन संबंधी क्रियाएं या मसल्स का निर्माण रिपेयर है, इन प्रक्रियाओं को मेटाबॉलिक रिएक्शन बोला जाता है। और विटामिन और खनिज तत्वों की इसीलिए हमारे शरीर में आवश्यकता पड़ती है। हम बढ़ते हैं। मार्च 2019 में रिपली नामक एक पुतला बनाया गया था, अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा गया था। यह स्पेस एक्स द्वारा भेजा गया था, ये अनुसंधान रिसर्च काम हेतु। तो ये एक फैक्ट है, इसे आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। 3 फरवरी 2022 को अंतरिक्ष विभाग के अनुसार इसरो ने चंद्रयान 3 को कब लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? तो ये चूंकि आपको पता है 2022 का पेपर है, तो उस समय जो है लक्ष्य रखा गया था अगस्त 2022, लेकिन इसे लॉन्च कब किया गया था, जुलाई 2023 में जो है, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च कर पाए थे हम लोग, यानी एक साल बाद। लक्ष्य रखा गया था तो अगस्त 2022। लेकिन अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि लक्ष्य कब रखा गया, तो डायरेक्ट यही आएगा कि लॉन्च कब किया गया था और चंद्रमा की सतह पर कब पहुंचा हमारा कौन, चंद्रयान 3। अगस्त 2023 में ये पहुंचा था। आगे हम बढ़ते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत एक बड़े विस्फोट से हुई है और पदार्थ ने पूरे अंतरिक्ष को भर दिया था? आपको पता ही होगा कि बड़े विस्फोट के द्वारा जो निर्माण हुआ है ब्रह्मांड का, उसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रख लेना है, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ये चीज हुई है। आगे देखते हैं। चंद्रयान 2 की संशोधित जो लैंडर है, लैंडर मतलब जो लैंड करने वाला चंद्रमा पर, तो मॉड्यूल संरचना जो है 5 सितंबर 2008 को किसने सौंपा था इसको? HAL जो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के एरोस्पेस डिवीजन ने लैंडर को डिजाइन किया था, जो चंद्रयान 2 का है। और जो चंद्रयान 2 का लैंडर है वही चंद्रयान 3 का लैंडर रहा है, जिसका नाम क्या था हमारा, विक्रम लैंडर। इसको आपको याद रख लेना है। आगे हम बढ़ते हैं।
डिस्क यानी फोटोस्फेयर। आपको पता है कि सूर्य की जो बाहर की परत कहलाती है, जो चमकदार रहती है, बहुत सारी रोशनी जो दिखाई देती है, उसको कहा जाता है कोरोना। तो डिस्क यानी फोटोस्फीयर इसी को बोलते हैं, के ऊपर हजारों किलोमीटर तक फैली सूर्य की बाहरी परतों को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की जो बाहरी परत है फोटोस्फीयर में, उसे हम कोरोना कहते हैं। ये आपको याद रख लेना है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोटेशियम सल्फेट जो है किसका उदाहरण है? तो पोटेशियम सल्फेट का उपयोग जो है खेतों में किया जाता है, मृदा को अच्छा बनाने के लिए, और पेड़ों पत्तियों में भी इसका यूज किया जाता है पौधों की स्प्रिंकलर द्वारा। तो इसका जो एक प्रकार का एक सरल उर्वरक है, यानी स्टेट फर्टिलाइजेशन है, जो पोटेशियम और सल्फर की कमी को दूर करता है पौधों में। आगे हम देखते हैं, कौन सा त्योहार है तमिलनाडु में हर 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? तो हिंदुओं का जो है बहुत प्रसिद्ध त्योहार है, इसे महामाघम कहा जाता है। और महामाघम का मतलब है यह माघ के महीने में मनाया जाता है। हिंदी महीना है ये माघ, और माघ पूर्णिमा में मनाया जाता है। तो ये जो है इसके बारे में ये फैक्ट याद रख लेना है। और यहाँ जो है एक महामाघम नाम से एक तालाब है, और यह पवित्र तालाब में लोग डुबकी लगाते हैं। 12 साल में त्योहार आता है। यहाँ पर रैली भी अर्थात शोभा यात्रा भी निकाली जाती है इस अवसर पर। तो ये एक इम्पोर्टेंट त्योहार है, आपको याद रख लेना है। खो खो की एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये एक आसान क्वेश्चन है। 12 खिलाड़ी होते हैं। 9 खिलाड़ी खेलते हैं मैदान में, और 3 एक्स्ट्रा में रखे जाते हैं अतिरिक्त खिलाड़ी रूम में। कुल मिलाकर 12 खिलाड़ी होते हैं खो खो की एक टीम में। आगे हम देखते हैं, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार क्या है? तो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार जो है 6 से आपके 18 साल तक के बच्चों को ये दिया जाता है। आयु सीमा क्या है? 18 साल तक। और उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी खुद की जान को जोखिम में डालते हुए किसी दूसरे की जान को बचाया है, और बहुत साहसपूर्ण कार्य किया है, वीरतापूर्ण काम किया है, या कोई बहादुरी का काम किया हो। तो ये उन बच्चों को दिया जाता है जो 6 से 18 साल के बालक या बच्चे रहते हैं। दोनों को, बालक और बालिकाएं दोनों को दिया जाता है। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, भगोरिया हाट, ये आपने सुना होगा, हमारे मध्य प्रदेश का जो फेमस है, जो आपका झाबुआ और अलीराज का जो भगोरिया है। और भगोरिया जो त्योहार है, महोत्सव, हमारे मध्य प्रदेश में और भील जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है। जैसे हमारी हिंदुओं में दीपावली रहती है, इसी तरह भीलों में जो है भगोरिया उत्सव मनाया जाता है, और होली के त्योहार के आसपास मनाया जाता है। ये 7 दिन का त्योहार रहता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है, ये आपको याद रख लेना है। आगे हम बढ़ते हैं, साइट की प्रारंभिक यात्रा वांछनीय है। साइट मतलब क्या होता है? जहां हम ढूंढ घूमने जाते हैं, विजिट, स्कूल की विजिट जो है। प्रारंभिक यात्रा वांछनीय है मतलब ठीक होनी चाहिए, क्योंकि एक इससे क्या होता है कि कौन सा मार्ग लिया जाए, सर्वोत्तम गतिविधियों का चयन करना, और स्थान की उपलब्धता, ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो इसका जो सभी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कहीं हमको बच्चों को ले जाना है, तो वहां हम एक बार पहले घूम आना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन से रास्ते से हमें जाना है, वह हम कौन कौन सी एक्टिविटी बच्चों को करा सकते हैं। इवन स्थान वहाँ अवेलेबल है प्रॉपर बच्चों के बैठने के लिए, देखने के लिए, गाइड वहां पर उपलब्ध है या नहीं। तो इसलिए जो है प्रारंभिक यात्रा हमेशा ही एक वांछनीय रहती है, डिजायरेबल रहती है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षण और अधिगम, टीचिंग और लर्निंग जो है छात्रों को शामिल करना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि योजना बनाने में छात्रों की भागीदारी होनी चाहिए। तो ये भी ठीक है कि हम जो है टीचिंग लर्निंग में बच्चों को पार्टिसिपेट करा रहे हैं, ताकि जो है प्लानिंग में पार्टिसिपेशन रहे सभी बच्चों का। केवल बुद्धिमान का रहे ये नहीं है, केवल कमजोर या कोई बच्चा भाग नहीं ले रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। आप एलिमिनेशन मेथड से भी इसको कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, एक शिक्षक के रूप में पौधों के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? ये क्वेश्चन कम से कम 7 से 8 बार आ चुका है सेट में, इसी तरह का घुमा फिरा के।
कि हम पौधों के बारे में पढ़ाएंगे, सबसे अच्छा तरीका है हमें रियल एक्सपीरियंस करवाएं। पौधा या तो क्लास में ले आएं या उन्हें बच्चों को बगीचे में ले जाएं। इसका ऑप्शन है अधिगम के संसाधन के रूप में स्कूल का बगीचा। स्कूल गार्डन को हम लर्निंग रिसोर्स के रूप में बच्चों को दिखा सकते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है हमारा ये। आगे हम बढ़ते हैं। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है हर 2 साल में जो है प्रकाशित की जाती है। तो द्विवार्षिक रिपोर्ट ये आपकी है। हमेशा भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी की जाती है हर 2 साल में। भारतीय वन सर्वेक्षण, और इसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो है सबसे ज्यादा अधिक क्षेत्रफल, वन क्षेत्रफल जो है कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, और दूसरे नंबर में अरुणाचल प्रदेश में है। कुल राज्यों की बात करें और प्रतिशत के हिसाब से, राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के हिसाब से, सबसे ज्यादा जो आपका वन है केंद्र शासित प्रदेशों में, तो वह है आपका कहाँ पर? लक्षद्वीप में। आपको पहले नंबर याद रख लेना कि लक्षद्वीप में केवल आपके 90% तक वन है, और दूसरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 81% वन है। ये तो केंद्र के हिसाब से रहा। केवल राज्यों की बात करें जिसमें हम केंद्र को इंक्लूड नहीं करते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की, तब प्रतिशत के आधार पर किसमें है सबसे ज्यादा? तब मिजोरम जो राज्य है उसमें सबसे ज्यादा वन है। राज्यों की परसेंट बेस पर 85% वन है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में दूसरे नंबर पर कितने हैं? 79% है। इतना फैक्ट आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। पूरे ना याद हो तो पहला तो होना चाहिए कि वन क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश हम इंक्लूड कर लें तो प्रतिशत के आधार पर लक्षद्वीप है 90%। और केवल राज्यों की बात करें तब आपका मिजोरम जो है पहले नंबर पर आता है। आगे हम बढ़ते हैं। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र की खोज कब हुई है? ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। 1985 में। और इसी में 1987 में जो है, इसी पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हुआ है। मॉन्ट्रियल कनाडा में ओजोन परत संरक्षण के लिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन आए थे कि मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौतों को लागू कब किया गया है? लागू किया गया था 1989 को। तो ये फैक्ट आपके लिए हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आईसीटी? आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उदाहरण क्या नहीं है? पेपर टेम्पलेट, पेपर पंपलेट, पिक्चोरियल्स। पिक्टोरियल हो गया हमारा मोबाइल टेक्नोलॉजी। जो हमारी माउथ टू माउथ इंफॉर्मेशन है, जो हम डायरेक्ट बोलते हैं, वो हमारा आईसीटी में नहीं आएगा। और यही हमारा प्रश्न है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। कक्षा में आईसीटी का उपयोग जो है, इसके बारे में कौन सा सही है? आईसीटी का जो एकीकरण आसान है। शिक्षकों को नए आईसीटी के बारे में अद्यतन किया जाना चाहिए। शिक्षकों को आईसीटी की साक्षरता छात्रों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। और अच्छा परिचालन ज्ञान अकेले कक्षा में आईसीटी उपकरण करने में एक शिक्षक की मदद कर सकता है। इसका जो सही उत्तर है कि आपका शिक्षकों को नए और उभरते आईसीटी उपकरणों के बारे में अध्ययन किया जाना चाहिए। टीचर्स को बहुत ज्यादा अपडेट होना चाहिए नए आईसीटी टूल्स के बारे में, तभी वो कक्षा में उपयोग कर पाएंगे। यही पूछा है कि उपयोग के संबंध में। बाकी तो सभी सही है, आईसीटी एक आसान काम है, लेकिन कक्षा में उपयोग कैसे करेंगे, इसलिए जो है टीचर को बहुत ज्यादा जो है नॉलेज होनी चाहिए, अपडेटेड नॉलेज अबाउट द आईसीटी। आगे देखते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? सीएनजी आपने व्हीकल देखे होंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं हम। बच्चों पर शिक्षकों द्वारा अवलोकन बहुत महत्वपूर्ण है। ऑब्जर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है कि हम टीचर्स किसका करें? बच्चों का। अवलोकन दोनों हो सकता है, उद्देश्यपूर्ण यानी पर्पजली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों को, या कोइंसिडेंटली आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं बच्चों को। दोनों ही इसके सही उत्तर हैं। कई बार कुछ चीजें जो है बच्चे कुछ स्पेशल चाइल्ड होते हैं, अचानक से हमें कुछ ऐसे दिख जाते हैं करते, तो हम पता चल जाता है कि भाई ये स्पेशल चाइल्ड हैं। कुछ नई चीजें उनमें दिख जाती है, क्रिएटिविटी। तो ऑब्जर्वेशन दोनों तरह से हो सकता है, एक आप पर्पजली भी कर सकते हैं और अचानक से भी आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं। बच्चों का आकलन करने के लिए साक्षात्कार में क्या नहीं किया जाना चाहिए? ऑब्जर्वेशन जब बच्चों का हम करते हैं
तो उनका जब है साक्षात्कार में क्या नहीं किया जाना चाहिए, इंटरव्यू टू एसेस अ चाइल्ड, क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। केवल वही प्रश्न पूछने चाहिए जो उद्देश्य को पूरा करने की आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। लेकिन प्रश्न क्या है कि क्या नहीं करना है। उत्तर देने वाले को उत्तर देने के लिए समय नहीं देना चाहिए, ये तो बहुत भाई बहुत गलत बात हुई। यही तो पूछा है कि गलत बात क्या है इसमें से, क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें यही है कि भाई पर्याप्त समय देना चाहिए उत्तर देने के लिए बच्चों को। उत्तर में विश्वास और साहस बनाने का प्रयास करना चाहिए और प्रश्नों में स्पष्टता लानी चाहिए। तो ये सब चीजें हमें करनी चाहिए। जो बी नंबर में लिखा है ये हमें नहीं करना चाहिए, इसलिए ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। आज का आखिरी सवाल है। हालांकि ये बहुत बड़ा सवाल दिख रहा होगा आपको, थोड़ा मुझे जूम आउट करना पड़ेगा। इनमें से सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में व्यापक शब्द के बारे में सही नहीं है। और व्यापक का क्या मतलब होता है कि हम उसके हर पहलू का मूल्यांकन करें, कोई भी आप एस्पेक्ट ना छूटे बच्चे का, तो ये व्यापक है। सतत का मतलब है हम कंटिन्यू करते रहें साल भर, यानी क्लास में पढ़ाते समय भी, बीच बीच में जब पूछते हैं वो भी एक मूल्यांकन है। सतत मतलब कंटिन्यू करते रहें। व्यापक मतलब हर क्षेत्र का करें, उसका जो है खेलने का, स्वच्छता का, पढ़ाई का, मैथ का, ईवीएस का, हर क्षेत्र का। तो व्यापक के बारे में क्या सही नहीं है, ये आपको थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताना है। आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक एक को आप पढ़ लीजिए, तो ताकि आप इसका उत्तर दे पाएं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कल का प्रश्न, क्योंकि वो हमने कल आपको होमवर्क में दिया था। तो यूके असेसमेंट एक ग्रुप है, हालांकि ये टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो यूके असेसमेंट ग्रुप ने जो है अधिगम हेतु कितने बड़े नियमों की पहचान की गई है। इन्होंने जो पहचान की है वो 5 किया है। सीखने हेतु आकलन यानी सीखने के लिए, तो 5 जो है क्षेत्रों की जो है पहचान की गई है, 5 बड़े नियम। और इन्होंने, आप जल्दी से देख सकते हैं कि पहली है कि प्रभावी प्रतिक्रिया। बच्चा यदि हम आकलन करना है बच्चे को, तो प्रभावी हमें प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स देना चाहिए बच्चे को। वो कुछ काम करके लाया तो हमें फीडबैक बहुत अच्छा देना है, ताकि बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो और उसका आकलन भी हो सके। दूसरा है छात्र की भागीदारी भी बहुत जरूरी है, ये दूसरा नंबर है। ये यूके असेसमेंट रिफॉर्म ग्रुप के द्वारा दिए गए हैं। तीसरा है शिक्षण को अनुकूलित करना। अनुकूलित मतलब बदलती हुई परिवेश के अनुसार जो है हमें टीचिंग भी चेंज करना है। कि बच्चों का जैसा स्तर है हमें अपनी टीचिंग का लेवल भी चेंज कर देना है। दूसरा है प्रेरणा पर प्रभाव, ये उनके मोटिवेशन पर प्रभाव पड़ना चाहिए जो है सीखने पर। दूसरा क्या है, सुधार को समझना, उनमें जो सुधार हो रहा है उसको हमें क्या है समझना चाहिए। इतनी 5 जो हैं ये यूके रिफॉर्म ग्रुप द्वारा दी है, बड़े नियम दिए गए हैं अधिगम यानी सीखने के आकलन से संबंधी। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। और इसका जो चूंकि बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा सा आप रीड करेंगे एक दो बार तो जरूर इसका उत्तर दे पाएंगे। इसका जो डिटेल में एनालिसिस करके हम उत्तर देखेंगे वो हम अगले दिन देख लेंगे। तो आज के लिए ही इतना ही। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आ रही होंगी, और पसंद आती हो तो जरूर ये जो है लाइक बटन जो है इसका पूरा सदुपयोग करें। और कमेंट बॉक्स का तो आपको उपयोग करना ही है, साथ में जो शेयर बटन है अपने उन सारे दोस्तों को शेयर करें। क्योंकि अभी आप देखिए, जैसे अभी तक क्या हो रहा था कि मैं केवल एक वीडियो ला रहा था, तो वो वीडियो लोग देख पा रहे थे, मुझे लग रहा है मैक्सिमम 1000 लोग देख पा रहे थे। लेकिन अब जब से मैं दो दो वीडियो देख डालने लगा हूँ, बस इतने व्यू आ रहे हैं। कभी ईवीएस में आ रहे हैं आपके 300 लोग, 400 लोग देख रहे हैं, और आपका बाल विकास के लोग 100 200 लोग देख रहे हैं। तो एक अंदर से डिमोटिवेशन सा फील होता है कि मतलब 2 2 3 3 घंटे एक वीडियो बनाने में लगता है। डिटेल में एनालिसिस करो, उसकी पीडीएफ बनाओ, फिर रिकॉर्ड करो, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, लोगो, बहुत सारी चीजें। लेकिन कुछ नहीं है, आप लोग जो है कम से कम जितने लोग देख रहे हैं उनकी क्या गलती है इसमें, वो तो अपना देख ही रहे हैं। बस यही मोटिवेशन मिलता है। लेकिन आप कमेंट जरूर करिए तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। शेयर करते रहिए जितना आपके लेवल में हो, बाकी तो हम कोशिश अपनी कंटिन्यू कर ही रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।